हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग कर रहे थे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का लगभग पूरा टॉपिक किया है, वो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आप हमने यहाँ पे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो क्लास स्टार्ट किया है, इसका फर्स्ट लेक्चर हुआ है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म पे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है इसी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने उसमें टर्म्स में कंसेप्ट्स में देखा था, लास्ट हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल। इसमें क्या था, डिबेटर प्लस बिल रिसीवेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ये डिबेटर कौन होता है? फिर ये होता है जिनको बिजनेस ने क्या किया है कि कुछ गुड्स सोल्ड किए हो, भेजे हो, या कुछ सर्विस दिए हो ऑन क्रेडिट बेस पे। तो उससे अभी आपको वो जो आपने भेजा है या सर्विस दिया है, सो उससे आपको अभी रिसीव होना है जो अमाउंट। तो उसको उस पर्सन को, उस आदमी को हम क्या बोलते हैं फिर? उस चीज़ को जहाँ से हमें अभी हमें अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, हमने उसको सर्विस दिया है या गुड्स सोल्ड किए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिबेटर बोलते हैं, डिबेटर। तो डिबेटर के बाद ये है कि इसी जो डिबेटर है, अगर एक से दो तीन चार डिबेटर हो, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं फिर? सेंड्री डिबेटर बोलते हैं। सेंड्री डिबेटर बोलते हैं जिसको हम किस में दिखाते हैं? एसेट, एज एन एसेट मानते हैं, और डेबिट साइड में दिखाते हैं। वहाँ जब हम ये बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस वक्त हम यहाँ पे डेबिट साइड में अकाउंटिंग के जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस वक्त डेबिट साइड में लिखते हैं, किसको शो करते हैं एसेट, एज एन एसेट, किसको? डेबिटर को। तो इसके साथ डेबिटर प्लस था, डेबिटर पे प्लस एट बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल कौन सा है? बिल रिसीव है, ये वो बिल है जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, हम जिसे बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक तरह की बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि सेलर को मिलता है कि अब एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जब क्रेडिट सेल करते हैं आप, तो उस वक़्त आपको जब एक्सचेंज बिल, उस वक़्त एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। अब ये अभी आपको रिसीव होने वाला है, ये जो आपको पेमेंट है, आपको इसको रिसीव होना है। उस वक़्त आपको एक एक्सचेंज के तौर पे एक आपको बिल दिया जाएगा जो सेलर है उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं। तो ये था हमारा, ये इतने तक तो हमने पहले वाले जो लेक्चर में किए थे। इसके बाद चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद है ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल, अब ये क्या है? इसका है, ये ट्रेड पेएबल क्या होता है? क्रेडिटर वहाँ पे क्या था? डिबेटर था, और वहाँ पे बिल रिसीवेबल था। तो यहाँ पे क्या है? क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल है, यहाँ पे पेएबल है। तो ये क्रेडिट, अब ट्रेड पेएबल क्या है कि क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल है। अब क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है, हमने उस फर्स्ट वाले में क्या कहा था कि जो जिसको बिजनेस ने सर्विस दिया है, गुड भेजा हो, अब उससे अभी हमें जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको हमने क्या बोला था? डिबेटर बोला था। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन हुआ फिर? क्रेडिटर वो है कि जिससे बिजनेस ने कुछ लिया है, गुड लिया है या सर्विस लिया है, मगर अभी बिजनेस ने उसको अभी अमाउंट पे नहीं किया है, अभी करना है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर बोलते हैं। तो उस कलेक्टिवली, अब जो क्रेडिटर है सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं फिर? उसको सेंड्री क्रेडिटर बोलते हैं, सॉरी क्रेडिटर बोलते हैं। वहाँ पे क्या था? सेंड्री डिबेटर था, यहाँ पे क्रेडिटर है। तो ये कहाँ पे लिखता है? क्रेडिट साइड में लिखता है, किस में? बैलेंस शीट में। वहाँ पे किस में लिखता था? बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे लिखता था। तो उसके बाद है यहाँ पे प्लस एडिट क्या है? बिल पेएबल। अब बिल पेएबल कौन सा हो गया? ये जब परचेज करते हैं उस वक्त दे देते हैं, जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो उस वक्त देते हैं, अभी इसको पे करना है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? बिल पेएबल। तो ट्रेड पेएबल क्या होता है? क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल होता है। इसके बाद हमारा और एक टर्म आता है वोचर।
वोचर एक डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हैं, एक स्लिप जैसा, या आप इमेजिनरी स्लिप जैसे मतलब बना सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्री ये एविडेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वोचर बोलते हैं। तो ये अब वोचर किस तरह के होते हैं, एक तो होता है ये अगर आप कोई सामान अगर आप खरीदे, आप पैसा दे के, तो उस वक्त आपको क्या देता है, कैश मेमो देता है, कैश मेमो देता है उस वक्त क्या, जब आप इफ़ वी बाय गुड फॉर कैश, अब अगर कुछ सामान खरीदते हैं कैश दे के तो उस वक्त आपको कैश मेमो देता है। तो अगर आप बाय करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे देते हैं आप, अगर किसी से सामान या कुछ गुड्स लेते हैं किस बेस पे, कैश, बिना कैश दिए क्रेडिट बेस पे लेता है, तो उस वक्त आपको क्या दिया जाता है, इनवॉइस दिया जाता है, इनवॉइस दिया जाता है, मिलता है, उस वक्त आपको इनवॉइस मिलता है। अगर वी मेक पेमेंट, व्हेन वी मेक ए पेमेंट, जब आपने कुछ सामान लिया तो हमने अगर पेमेंट कर दिया तो उस वक्त क्या मिलता है, फिर वी गेट रिसिप्ट, उस वक्त रिसिप्ट मिलता है, पूरे होल पेमेंट कर दिया तो आपको उस वक्त रिसिप्ट मिलता है फिर। तो इसके दो तरीका, दो अलग अलग तरीका के कैटेगरी, दो कैटेगरीज है वॉचर के। तो एक तो है पहला सपोर्टिंग वॉचर, पहला तो सपोर्टिंग वॉचर है जिसको क्या माना जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है, ये सबसे बेसिक, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ये कब आता है ये वॉचर, ये सपोर्टिंग वॉचर, ये जब आप ट्रांजेक्शन जब इंटर करते हैं उसी वक्त आपको ये सपोर्टिंग वॉचर मिलता है, इसको जैसे जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो इसके बाद आता है दूसरा अकाउंटिंग वॉचर होता है। अकाउंटिंग वॉचर कौन सा होता है, जो कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, सपोर्टिंग वॉचर, इसके बिना पे बनाते हैं अकाउंटिंग वॉचर, इसको देख के, इसके सपोर्ट लेके हम जो वॉचर बनाते हैं उसको अकाउंटिंग वॉचर बोलते हैं। और इसको क्या अकाउंटेंट जो होता है उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वो लोग बनाते हैं, और काउंटर साइन भी किया होता है बाय, वहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होता है, जहाँ पे वो जो भी ऑथराइज एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वहाँ पे काउंटर साइन करता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक तो कैश होता है, एक तो दो तरीके के ये अकाउंटिंग वॉचर बनाता है, एक तो कैश के लिए बनाता है, दूसरा नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है ना, उस चीज़ के लिए बनाता है, दो चीज़ों के लिए बनाता है, एक तो कैश वॉचर के लिए, कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाता है, दूसरा नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाता है, कौन सा, अकाउंटिंग वॉचर। और इसके बाद आता है हमारा, अब हमने बोला था अभी कैश वॉचर और नॉन कैश वॉचर होता है। तो कैश वॉचर कौन सा होता है फिर, ये जो अकाउंटिंग जो अभी आपको बताया था, अकाउंटिंग वॉचर में दो तरीका का बनाता है जो अकाउंटेंट होता है वो लोग, एक तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाता है, दूसरा नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाता है। तो कैश वॉचर कौन सा होता है, एग्जाम्पल आपको चेक आपको पता है बैंक्स में जो चेक होता है वो किस कैटेगरी में आता है, कैश वॉचर में आता है। उसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो डेबिट वॉचर होता है, दूसरा क्रेडिट वॉचर होता है। डेबिट वॉचर कौन सा होता है, जब पेमेंट इज मेड, आप जब पेमेंट करते हैं उस वक्त जो वॉचर मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेबिट वॉचर बोलते हैं। जब पेमेंट करते हैं तो उस वक्त जो वॉचर मिलता है उसको डेबिट वॉचर बोलते हैं। अगर आप कैश रिसीव करें तो उस वक्त आपको क्या मिलता है, फिर डेबिट वॉचर मिलता है। दो तरीके के वॉचर होते हैं कैश वॉचर एग्जांपल क्या है, चेक, जैसे चेक है उस तरह का होता है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो डेबिट वॉचर होता है, दूसरा क्रेडिट वॉचर होता है। डेबिट वॉचर कौन सा होता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो उस वक्त जो मिलता है, उस पेमेंट करने से आपको जो मिलता है तो वो डेबिट वॉचर होता है। और जब आप कैश किसी से रिसीव करते हैं तो उस वक्त जो वॉचर मिलता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट वॉचर होता है। इसके बाद होता है नॉन कैश वॉचर। तो नॉन कैश वॉचर कौन सा हो गया, जैसे कि क्रेडिट सेल फॉर, अगर कोई फिक्स एसेट का अगर सेल करे तो उसके जो क्रेडिट आपको मिलता है तो
उस वक़्त जो भी क्रेडिट पे जो आप फिक्स जो एसेट है वो अगर सेल करें तो उस वक्त जो वाचर मिलता है वो नॉन कैश वाचर होता है, जैसे कि चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जैसे कि डिप्रिसिएशन पे चार्ज लगता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? यानी डिप्रिसिएशन होता है अगर आप कोई मशीनरी अगर आपके पास है तो आपने अगर वो 2-3 साल चलाया है तो आप अगर बेचने जा रहे हैं तो आपको उस 2-3 साल का आपने जो यूज़ किया उस चीज़ का आपके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा, वहाँ पे कंसेशन होगा और ये इसका जो मशीन का रेट वो कम हो जाएगा। तो इसके बाद आता है और एक टर्म होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक तो कैश डिस्काउंट होता है, एक तो कैश डिस्काउंट होता है, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। आपके जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है, कि सिर्फ वहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है वो ही मेंशन किया जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है ये हम आगे जाके देखेंगे। होल ये डिस्काउंट के ऊपर एक अलग सा होगा। तो अभी सैम्पल है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है और कैश अकाउंट आपके बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स वॉचर और कंपाउंड वॉचर। और दो तरीके के हैं वॉचर की और टाइप है। कॉम्प्लेक्स वॉचर होता है, अगर दूसरी तरह देखें तो ये कॉम्प्लेक्स वॉचर होता है, दूसरा कंपाउंड वॉचर होता है। कॉम्प्लेक्स वॉचर उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वॉचर को हम जर्नल वॉचर भी कहा जाता है उस चीज़ को, कॉम्प्लेक्स वॉचर या जर्नल वॉचर। अगर ये कब मिलता है? फिर ट्रांजेक्शन विथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। अगर वहाँ पे डेबिट भी मल्टीपल हो और क्रेडिट भी मल्टीपल, डेबिट भी मल्टीपल है और क्रेडिट भी मल्टीपल टाइम हुआ हो। अगर क्रेडिट के ट्रांजेक्शन बहुत है, डेबिट के ट्रांजेक्शन भी बहुत है, तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन भी अगर बहुत है, मल्टीपल टाइम है, तो उस वक्त हमें क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स वॉचर, जिसे हम वो जर्नल वॉचर भी कहा जाता है। ये जर्नल के ऊपर हमें अलग सा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में। तो जर्नल वॉचर कहा जाता है उसको। तो इसके बाद जो कंपाउंड वॉचर है वो किसको कहा जाता है? फिर कंपाउंड वॉचर है जब आप रिकॉर्ड करते हैं किसी ट्रांजैक्शन को जिसका डेबिट मल्टीपल टाइम हो। डेबिट तो हो बहुत सारे, मगर क्रेडिट एक ही क्रेडिट हो आपके पास। क्रेडिट का जो लिस्ट है वो 1 हो, जहाँ पे या नहीं तो 1 क्रेडिट हो या मल्टीपल डेबिट हो। तो इसमें भी दो तरीके का होता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हो, या 1 क्रेडिट या मल्टीपल। ये मतलब ये है कि जब आप एक डेबिट हो या मल्टीपल क्रेडिट हो, या एक क्रेडिट हो या मल्टीपल डेबिट हो, तब आपको कंपाउंड वॉचर मिलता है। इसमें दो, जैसे कि एग्जांपल है डेबिट वॉचर का अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट होगा। तो जो मल्टीपल डेबिट होगा ना, जिसमें मल्टीपल डेबिट ट्रांजेक्शन हुआ हो, तो यहाँ पे क्रेडिट का अगर एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं? फिर हम उसको डेबिट वॉचर बोलते हैं, उसको डेबिट वॉचर बोलते हैं। अगर इसी ट्रांजेक्शन की तरह अगर क्रेडिट अगर ज़्यादा हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज़्यादा और डेबिट ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही हो, तो उस वक्त हम उसको क्या बोलते हैं? फिर क्रेडिट वॉचर बोलते हैं। फिर उस वक्त उसको क्रेडिट वॉचर बोला जाता है। इसके बाद कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, जैसे फर्स्ट कंसेप्ट है। तो ये क्या है कि ये क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग में, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो अगर इन टर्म ऑफ मनी में हो तभी ही वो किस में रिकॉर्ड होगा, एंड जो आपके अकाउंट्स के बुक हैं उसमें रिकॉर्ड होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है, ये है कि जो भी अगर आप इन टर्म ऑफ मनी में अगर एक्सप्रेस कर सकते हो तो ओनली वही ही रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। इसके बाद होता है दूसरा अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी क्या होता है कि इसमें सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। यहाँ पे इस एंटिटी में, ये अकाउंटिंग एंटिटी में ये है कि इस कंसेप्ट में कि अलग सा पूरा होल जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका अलग सा सेपरेट क्या बनाना है? रिकॉर्ड बनाना है जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं।
तो इसके बाद और एक कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। अगर अकाउंटिंग पीरियड को आपको याद रखना है, या ये नॉर्मली होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। अगर ये ना हो, तुम अगर कोई और अकाउंटिंग पीरियड हो अगर किसी कंपनी का, तो बिजनेस का, तो वो क्या होना चाहिए, ज़रूरी तौर पे वो फिक्स होना चाहिए। तो इसके बाद आता है फुल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, जो भी एंटिटी ही जो भी फाइनेंस स्टेटमेंट्स, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन है, वो सब क्या होना चाहिए, फुल्ली इंक्लूड होना चाहिए। हर कोई इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके बाद है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो प्रिंसिपल होगा, आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, वो किस बिना पे होना चाहिए। ये होना चाहिए GAAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसकी बिना पे, इसके ऊपर होना चाहिए आपका जो प्रिंसिपल है, आपके जो अकाउंटिंग का जो तरीका है वो। तो इसके बाद आता है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है फिर? ये होता है कि आपको अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या बोलता है कि जो लॉस है उसको रिकॉर्ड ये कहता है कि जो लॉस है उसको ही रिकॉर्ड करना है। तो ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या होता है कि ये आपको बोलता है कि आपका कंजर्वेटिव थॉट होना चाहिए कि अगर रिगार्डिंग किसके ऊपर लॉस, अगर आपकी लॉस हो जाए तो उसके लिए आप पहले से ही, अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो आपका ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है कि आपका जो ये बिजनेस के तरीके वो कंजर्वेटिव भी होना चाहिए, जिसके बिना पे आपको लॉस अगर हो तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसके बाद आता है हमारा और कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे कि है रियूनियन रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। तो ये रियूनियन रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है फिर? ये होता है कि अगर आप रियूनी इज कंसिडर टू बी रिलीज व्हेन एन ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि रियूनी आपका आपके ट्रांजेक्शन में इंटर होता है कब? जब ये ट्रांजेक्शन होता है तो उसी वक्त आपका ये माना जाता है कि आपका जो है रेवेन्यू आ गया है। तो इसमें क्या है कि जो आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करे तो उसी वक्त आपका ये माना जाता है कि आपको रिसीव हो गया है क्या, रेवेन्यू। इस रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट के बाद में आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको रेवेन्यू आ गया है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है आपका जो बेसिक, जो जिस पे आपने कोई अगर चीज़ है उस चीज़ को ख़रीदा है तो आपका वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, जो जिस बिना पे आपको वो मैन्युफैक्चर करके मिला है, तो वो बेसिक था ना, जो वो था हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें जो भी आपका गुड्स है वो सब किस बिना पे रिकॉर्ड किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर उसका जो भी रेट होता है वो फिक्स किया जाता है हिस्टोरिकल जो कंसेप्ट के ऊपर, हिस्टोरिकल इस पे ऊपर हिस्टोरिकल रेट के ऊपर। तो इसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो जो भी आपका रेवेन्यू है और जो एक्सपेंस है वो दोनों एक ही सेम पीरियड में होना चाहिए। अगर रेवेन्यू हो रहा है दूसरा एक्सपेंस हो रहा है, तो रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंस हो रहा है, तो वो दोनों एक ही पीरियड में होने चाहिए। अगर एक साल में रेवेन्यू आए, दूसरे साल में आप ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो आपका जो अकाउंटिंग तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो भी होगा ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू और एक्सपेंस, वो क्या होना चाहिए? सेम पीरियड में होना चाहिए और उस चीज़ को सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है, उसी सेम पीरियड में ही। इसके बाद आता है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका इस कंसेप्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो आप अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? वो फ्री होना चाहिए किस चीज़ से? पर्सनल बायास से। जो आपका पर्सनल फीलिंग है उस चीज़ से फ्री होना चाहिए, तब जाके आपका जो अकाउंटिंग है वो करेक्ट आ सकता है, उसमें कभी आगे पीछे नहीं होगा उस चीज़ से। अगर आपका पर्सनल बायास अगर उसमें ऐड हो जाए तो फिर आपका अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल।
अब ये कंसेप्ट क्या है कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कंसेप्ट प्रिंसिपल है कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये अफेक्ट करे कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे, 2 अकाउंट्स कौन सा होता है, एक तो डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। इन दोनों जो अकाउंट्स है इस पे अफेक्ट करना चाहिए। अगर कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दो ड्यूअलिटी नेचर होना चाहिए, एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह दोनों पे अफेक्ट करते होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो इसका बेनिफिट है इस जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, उस चीज़ का क्या होता है कि ये इसका जब आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको बहुत ही मल्टीपल ईयर्स के लिए होता है, बहुत सालों तक आपको उसका फ़ायदा आते रहता है। तो इट इज़ बेनिफिट आर टू बी डिराइव्ड इन मल्टीपल फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। बहुत से अकाउंटिंग नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स में, पीरियड्स आपको बोला था 1 अप्रैल से बोला था आपको जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, यहाँ पे जो मैंने बोला था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऐसे अकाउंटिंग पीरियड में, बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड में आपको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचते रहता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं उस एक्सपेंडिचर को। तो इसके बाद आता है हमारा, बाद होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन सा होता है? ये होता है आपका जो लीगल कॉस्ट लगता है जब आप कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उस वक्त जो भी आपका बेसिक जो एक्सपेंस होता है वो होता है, उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि लीगल कॉस्ट होता है, प्रोफेशनल जो फीस लगता है, या स्टैम्प्ड ड्यूटीज लगता है, या प्रिंट फीस होता है, ये सब आपका ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में होता है। द एक्सपेंस इंक्रीज व्हेन ए कंपनी इज फॉर्म्ड। इसमें यही बोला है कि जब आप कंपनी बना रहे हैं तो उस वक्त जो आपका एक्सपेंस लगता है, जब आप बिजनेस को कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस वक्त जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो सब किस में आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में आता है। तो आज ये था हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हम अब करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारे जो सिलेबस है इसमें अलग सा दिया गया है एक हेडिंग के अंदर, तो ये छोटा सा ही है, तो मैं यहाँ लास्ट पे ऐड कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये क्या है, ये एक्चुअली इट इज़ एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, ये एसेट जो है, जो कंपनी का, फर्म का एसेट है और लायबिलिटी है, उन दोनों को इक्वल दिखाता है। और जो इक्वेशन उन दोनों को इक्वल दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है। ये किस पे बेस है, ड्यूअल कंसेप्ट में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई ट्रांजिशन होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यूअल कंसेप्ट होता है। ड्यूअलिटी और प्रिंसिपल के बारे में बताया था जिसके, तो ये किसके बेस पे है, ड्यूअल कंसेप्ट के बेस पे है। इसमें क्या होता है कि ओनर जो हो वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। जो ओनर इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, तो वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और उसको क्या कहता है फिर, कैपिटल कहा जाता है। ओनर जो इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, मगर जो वो इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, फिर वो कैपिटल होता है, उसके लिए कैपिटल होता है। तो इक्वेशन क्या है फिर, इक्वेशन है कि इन विच टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू, इसमें क्या होता है इक्वेशन में कि हमेशा टोटल एसेट क्या होता है, इक्वल होता है किसके बारे में, टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। जैसे कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट क्या होता है, एसेट जो कंपनी का एसेट होगा ना वो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है वो एसेट। जो भी कैपिटल है वो और उसके ऊपर जो लायबिलिटी लगा है उन सब को मिला के फिर क्या होता है, एसेट होता है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी। जो भी चीजें हैं इस कंपनी के वो सब क्या होता है, टोटल जो एसेट होता है वो जो भी टोटल इक्विटी होता है उसके बराबर होता है। तो इसके बाद होता है अगर और एक है कि एसेट या नहीं तो
एसेट इजकल टू इंटरनल इक्विटी, जो इंटरनल इक्विटी जो आपका वो बिजनेस ओनर्स लगाते हैं, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, प्लस जो एक्सटर्नल इक्विटी जो एक्सटर्नल इक्विटी होता है, चीज़ें होता है। पहले मैंने आपको इंटरनल लेबिलिटी के बारे में बताया था, वो सब इंटरनल इक्विटी में आता है। तो एक्सटर्नल इक्विटी, इन दोनों को प्लस करके हम एसेट को देख सकते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो यानी तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल जो भी है प्लस लेबिलिटी, ये आपको बताया था ऊपर। ये क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये बराबर करके दिखाता है कि एसेट कितना है और लेबिलिटी कितना है। ये हमेशा क्या होता है इस जो इक्वेशन में इक्वल होता है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लेबिलिटी। और दूसरे वे में क्या है कि जो कैपिटल है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट जो और माइनस लेबिलिटी। कैपिटल जो है वो एसेट माइनस लेबिलिटी अगर आप करें तो ये कैपिटल होता है, कैपिटल इज इक्वल टू। और या नहीं तो लेबिलिटी जो है इज इक्वल टू क्या होता है, जो एसेट होता है, एसेट से आप अगर कैपिटल निकालेंगे तो ये क्या आता है, फिर आपको लेबिलिटी आता है। तो ये इक्वेशन क्या है, टोटल एसेट इज इक्वल टू जो एसेट है उस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लेबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो इसी पे ही ख़त्म होता है हमारा ये आज का टॉपिक। तो अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।